आज की कहानी में ना 3 बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराने वाली हैं। खेल, क्राइम और डिजिटल धोखा। ये सुनने में तो एकदम फिल्मी लगेगी, पर असल में ये एक सच्ची और थोड़ी चौंकाने वाली कहानी है। और हाँ, इसमें हम सब के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग भी छिपी है। जरा सोचिए, एक तरफ तो एक होनहार एथलीट का चमकता हुआ करियर, दूसरी तरफ इंटरनेट पर बुना गया एक बहुत ही शातिर जाल, और इन दोनों के बीच में है एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो मुंबई से लेकर कश्मीर तक जाती है। बस यही है हमारी आज की पूरी कहानी का निचोड़। तो ये पूरा मामला शुरू होता है एक बेहद शॉकिंग अरेस्ट से। सवाल ये उठता है कि स्पोर्ट्स की दुनिया का एक जाना पहचाना चेहरा आखिर इतने बड़े क्रिमिनल केस के जाल में फंसा तो फंसा कैसे? एक महिला क्रिकेटर, और उस पर इल्जाम है सेक्सटॉर्शन का। मतलब ये दोनों चीजें एक साथ सुनने में ही कितनी अजीब लगती हैं, है ना? एक प्लेयर जिसका काम मैदान पर अच्छा खेलना होता है, उस पर इतना सीरियस साइबर क्राइम का इल्जाम। ये कॉम्बिनेशन वाकई हैरान कर देने वाला है। और देखिए, इल्जाम कोई छोटे मोटे नहीं है, बल्कि बहुत ही सीरियस हैं। कहा जा रहा है कि वो एक ऐसे गैंग का हिस्सा थी जो ऑनलाइन लोगों को अपने जाल में फंसाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था। पर सवाल ये है कि आखिर ये गैंग काम कैसे करता था? चलिए इसी को समझते हैं। तो ये पूरा डिजिटल ट्रैप, ये जाल आखिर बिछाया कैसे जाता था, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके लोगों को कितना आसान निशाना बनाया जा सकता है। देखिए, इस पूरे स्कैम का तरीका ना 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप 1, एक फेक प्रोफाइल बनाई जाती है, फिर बातचीत को फटाफट वीडियो कॉल पर ले जाया जाता है। और जो तीसरा स्टेप है ना, वो सबसे खतरनाक है। एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में विक्टिम को रिकॉर्ड कर लेना, और बस जैसे ही ये रिकॉर्डिंग हाथ लगती है, ब्लैकमेलिंग का असली खेल शुरू हो जाता है। अब विक्टिम के सामने एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन खड़ी हो जाती है। एक तरफ तो डर कि उनका प्राइवेट वीडियो वायरल हो जाएगा, और दूसरी तरफ फौरन पैसे देने का प्रेशर। मतलब ऐसी दोहरी मार पड़ती है कि ज्यादातर लोग घबराकर इनकी बात मान ही लेते हैं और पैसे दे देते हैं। लेकिन जैसा कि होता है, हर कोई डर कर चुप नहीं बैठता। मुंबई में जब एक विक्टिम ने हिम्मत दिखाई और पुलिस में कंप्लेंट कर दी, तो बस वहीं से पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज शुरू हो गया। चैलेंज ये था कि उस क्रिमिनल को कैसे पकड़ा जाए जो शायद सैकड़ों मील दूर बैठकर ये सारा खेल खेल रहा था। और सच कहूं तो आज के डिजिटल ज़माने में पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल है ना, कि एक ऐसे स्कैमर को कैसे पकड़ा जाए जो एक स्क्रीन के पीछे छुपा बैठा है, जिसकी कोई फिजिकल लोकेशन ही नहीं पता। तो भाई, इसका जवाब भी डिजिटल दुनिया में ही छिपा है, डिजिटल सुरागों में। तो पुलिस ने आखिर इस पहेली को सुलझाया कैसे? देखिए, उन्होंने एक एक करके डिजिटल कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। सबसे पहले उस सोशल मीडिया अकाउंट का आईपी एड्रेस ट्रैक किया गया। उसके बाद उस बैंक अकाउंट का पता लगाया गया जिसमें पैसे ट्रांसफर हुए थे। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही सुराग उन्हें सीधा एक ही लोकेशन पर ले गए, जम्मू और कश्मीर। अब मामला सिर्फ एक लोकल इन्वेस्टिगेशन का नहीं रह गया था, ये तो एक इंटर स्टेट ऑपरेशन बन चुका था, जिसमें 2 अलग-अलग स्टेट्स की पुलिस टीमों को मिलकर काम करने की जरूरत थी। और यहीं से हमें ये भी पता चलता है कि साइबर क्राइम की कोई बाउंड्री नहीं होती। क्रिमिनल जम्मू कश्मीर में बैठकर मुंबई में बैठे किसी इंसान को अपना शिकार बना सकता है। और इसी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन इतनी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे केस को क्रैक करने के लिए 2 राज्यों की पुलिस का साथ आना बहुत जरूरी था। मुंबई पुलिस ने पूरी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन की, मतलब सारी ट्रेसिंग वगैरह, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोकल लेवल पर मदद की और फाइनली आरोपी को गिरफ्तार किया। सच में ये टीम वर्क का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। अब देखिए, आरोपी को जम्मू कश्मीर में तो पकड़ लिया गया, लेकिन उसे कानूनी तौर पर मुंबई लाना भी तो था। और यहीं पर एक चीज काम आती है, जिसे कहते हैं ट्रांजिट रिमांड। ये बेसिकली कोर्ट का एक ऑर्डर होता है जो पुलिस को इजाजत देता है कि वो गिरफ्तार किए गए इंसान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जा सके, मतलब उस स्टेट में जहां केस दर्ज हुआ है, ताकि वहां इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके। तो ठीक है, इस पूरे केस से हमें सीखने को क्या मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, इसमें हम सबके लिए कुछ बहुत ज़रूरी लेसन्स हैं, खासकर जब बात हमारी ऑनलाइन सेफ्टी की आती है। इन्वेस्टिगेशन में एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई। पता चला कि ये क्रिकेटर सीधे सीधे विक्टिम से बात नहीं कर रही थीं।
उसका रोल कथित तौर पर सिर्फ इतना था कि वो अपने बैंक अकाउंट्स देती थीं जिनमें ब्लैकमेलिंग के पैसे जमा होते थे। इससे पता चलता है कि कैसे क्रिमिनल नेटवर्क्स में हर किसी का एक फिक्स्ड रोल होता है। तो सवाल ये है कि हम लोग खुद को ऐसे स्कैम से कैसे बचा सकते हैं। कुछ रेड फ्लैग्स हैं, कुछ वार्निंग साइंस हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी अनजान प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आना, या कोई चैट को बहुत जल्दी वीडियो कॉल पर ले जाने का प्रेशर डाले। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, जैसे ही कोई पैसों की डिमांड करे तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है और फौरन अलर्ट हो जाइए। हाँ, एक बात और याद रखनी जरूरी है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है कि एक गिरफ्तारी एक बहुत बड़े नेटवर्क का बस एक छोटा सा हिस्सा हो। पुलिस अभी भी इस गैंग के बाकी मेंबर्स को ढूंढ रही है ताकि इस पूरे रैकेट को खत्म किया जा सके। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि डिजिटल दुनिया में जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो अगली बार जब भी कोई ऑनलाइन किसी से बात करे तो एक बार जरूर सोचना चाहिए कि स्क्रीन के उस पार असल में है कौन।